हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन करना है। एग्जाम्पल 11.1 से स्टार्ट करते हैं। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन डेल्टा ए बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑफ a rectangular sheet of the solid is twice its linear expansivity alpha L। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप है उसकी लेंथ है a और ये विड्थ है b। ठीक है, तो ये डायमेंशन में थोड़ा अंदर लिख लेता हूँ। ये a है और ये b। इसको हमने गर्म किया तो थर्मल एक्सपांशन की वजह से सपोज लेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई और विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो कुछ ऐसा शेप बन गया समझो। थोड़ा बड़ा दिखाते हैं आपको ताकि आपको समझ में आए कितना चेंज आया है। देखो, ये जो चेंज आया वो लेंथ में है, मतलब ये डेल्टा ए है, और ये जो चेंज आया वो डेल्टा बी है। तो हमारे पास टोटल 3 सेक्टर है। देखो, एक सेक्टर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये वाला। इतना एरिया चेंज हुआ है जो कि इनिशियली था ही नहीं, तो इतना इंक्रीज हुआ एरिया। दूसरा सेक्टर ये है, यहाँ पे भी एरिया इंक्रीज हुआ है। और जो थर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये भी एक चेंज इन एरिया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल चेंज इन एरिया इक्वल टू एरिया चेंज इन एरिया ऑफ सेगमेंट 1। चलो, सभी सेगमेंट्स के लिए हम नाम दे देते हैं। ये जो है वो डेल्टा A1 है, ये जो है वो डेल्टा A2, और ये जो थर्ड सेगमेंट है उसमें आपको मिलेगा चेंज इन एरिया 3। तो टोटल चेंज इन एरिया कितना हुआ? तो टोटल चेंज इन एरिया इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। अब डेल्टा A इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? डेल्टा A1 में क्या रहेगा देखो, तो यहाँ पे आपको ये लेंथ नज़र आएगी और ये थिकनेस। लेंथ के लिए आप A यूज़ करोगे, बट ये जो थिकनेस है उसके लिए डेल्टा B यूज़ करोगे। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा B। वैसे ही डेल्टा A2 के लिए लेंथ आएगी डेल्टा A और ये जो थिकनेस आएगी वो B। मतलब यहाँ पे आ गया B डेल्टा A प्लस डेल्टा A3। चेक करो, लेंथ डेल्टा B और डेल्टा A और थिकनेस डेल्टा B, तो डेल्टा A इंटू डेल्टा B करना है। तो ये हमने कर दिया डेल्टा A इंटू डेल्टा B। ओके, अब यहाँ पे मुझे चाहिए डेल्टा A बाई A। तो डेल्टा A बाई एरिया, अब एरिया क्या है? तो एरिया इनिशियली था AB, तो दोनों तरफ मैंने AB से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ AB से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बनेगा A डेल्टा B डिवाइड बाई AB प्लस B डेल्टा A डिवाइड बाई AB प्लस डेल्टा A डेल्टा B डिवाइड बाई AB। यहाँ पे भी अभी हम AB रखते हैं, दोनों तरफ हमने AB से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे A कैंसिल, यहाँ पे B कैंसिल।
तो ये बन गया डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ये बना डेल्टा बी बाई बी, ये प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस इसको हम इग्नोर कर देते हैं तो नियरली इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1, वेरी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक तो रिलेटिव एरर स्मॉल होती ही है, दूसरी रिलेटिव एरर वो भी स्मॉल, और दोनों स्मॉल क्वांटिटीज़ का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वेरी वेरी स्मॉल मिलेगा आपको। ठीक है, चलो इतना मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फ़ा ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी प्लस यहाँ पे अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा, तो आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन इक्वल टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, सेकेंड मेथड समझो, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड 2। आप डायरेक्ट ले सकते हो ना एरिया इक्वल टू ए बी। अभी आप क्या लेने वाले हो, रिलेटिव एरर ड्यू टू टेम्परेचर या तो थर्मल एक्सपांशन, ऐसे लिख दो, रिलेटिव एरर जनरेटेड इन बॉडी ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मल्टीप्लाइड क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो एरर में रिलेटिव एरर का एडिशन होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा ए डेल्टा टी इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, यहाँ पे भी अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया डेल्टा टी कैंसल आउट, और जो बचा वो रिजल्ट। तो ये आपको और इजी लगेगा। तो हमने जब एरर फॉर मल्टीप्लिकेशन निकाली थी तब भी हमने ऐसी एक क्वांटिटी को इग्नोर किया था, ऐसे एक स्टेप को इग्नोर किया था क्योंकि ये वेरी स्मॉल था। तो वो शायद आपको याद होगा चैप्टर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। अभी क्वेश्चन नंबर 11.2, a blacksmith fixes iron ring on a rim of wooden wheel of a horse cart. The diameter of the rim and the iron ring are, चलो diameter क्या है, तो 5.243 मीटर, और रिंग का डायामीटर क्या है, तो रिंग का डायामीटर है 5.231 मीटर। तो ये रिंग का डायामीटर जो इनिशियल है वो रिम के जितना करना है। समझो ये कहना क्या चाहते हैं, अच्छे से समझो। ये है रिम, ओके। रिम मतलब एक डिस्क जैसा शेप होगा। ये रिम है, जिसका डायमीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 5.243। अब उसके ऊपर आप आयरन की एक रिंग चढ़ाना चाहते हो, जिसका डायमीटर थोड़ा रिम के डायमीटर से कम है। अब यहाँ पे ऊपर आप कवर करना चाहते हो तो हो तो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिंग हमें चढ़ानी है उसका डायमीटर तो कम दिया है। देखो ये रिम का डायमीटर था 5.243, यहाँ पे 231। तो फिर वो ब्लैकस्मिथ है वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गर्म करेंगे ताकि लीनियर एक्सपेंशन होगा। लीनियर एक्सपेंशन होगा तो ये धीरे धीरे ऐसे बड़ी होगी और फिर उसको हम यहाँ पे चढ़ा सकेंगे। ये समझ में आया? ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन समझना था आपको, ठीक है। अब
फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, डी आपको निकालना है, तो डी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ओके, टेम्परेचर इनिशियल आपको दिया हुआ है 27 डिग्री, तो फिर एकदम इजी हो गया। देखो डी की जगह पे 5.243 इक्वल टू यहाँ पे 5.231 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा क्या होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 आयन रिंग है ना, तो उसके लिए, और डेल्टा टी में T-27। चलो अब ये कैलकुलेशन तो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले ये यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर ये 1 माइनस होगा, फिर वापस ये यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर ये 27 ऐड होगा। उतनी प्रोसेस करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.3, ये कैलोरीमेट्री का है, तो अच्छे से समझना। अ स्फीयर ऑफ 0.047 किलोग्राम एल्यूमिनियम, चलो मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ है 0.047 किलोग्राम, is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at temperature 100 degree Celsius। टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.14 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर। चलो मास ऑफ कॉपर कितना है, 0.14 किलो। देखो ये कैलोरीमीटर का डेटा है, मास ऑफ कॉपर 0.14 किलोग्राम। ओके, कंटेनिंग 0.25 किलोग्राम वाटर, मास ऑफ वाटर 0.25 किलोग्राम। ओके, एट इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। The temperature of the water rises and attains a steady state at 23 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर बनता है 23 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मेज़र करनी है। एकदम इजी कंसेप्ट है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इक्वल टू हीट गेन्ड बाय, चलो हीट कौन कौन गेन करेगा, तो कैलोरीमीटर के अंदर क्या क्या है, कैलोरीमीटर बना है कॉपर से एंड उसके अंदर रखा गया है वाटर, तो हीट गेन्ड बाय कॉपर प्लस वाटर, एकदम इजी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी फॉर एल्यूमिनियम इक्वल टू मास ऑफ कॉपर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, सॉरी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा टी ऑफ कॉपर, प्लस क्या करना है, मास ऑफ वाटर एस ऑफ वाटर और डेल्टा टी फॉर वाटर। ओके, अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है। मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ है 0.047 आपको दिया हुआ है मास। एस एल्यूमिनियम हमें निकालना है, तो एस एल्यूमिनियम हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। डेल्टा टी एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना था, 100, और कितना हुआ 23, तो यहाँ पे करोगे आप 100 माइनस 23 इक्वल टू मास ऑफ कॉपर कितना है 0.14। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.386 इंटू 10⁻3, 0.386 इंटू 10⁻3, और डेल्टा टी फॉर कॉपर, तो कॉपर का टेम्परेचर 20 था और 23 हुआ, हीट गेन कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 23 माइनस 20 प्लस करके क्या करना है,
मास ऑफ वाटर 0.25, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 4.18 इंटू 10⁻3, टेम्परेचर में फिर से आएगा 23 - 20। देखो सारी क्वांटिटी है आपके पास, ये निकालनी है, तो स्पेसिफिक हीट फॉर एल्यूमिनियम आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये हुआ एग्जाम्पल 11.3 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 11.4। When 0.15 kilogram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kilogram of water at 50 degree Celsius in a container, the resultant temperature is 6.7 degree Celsius. Calculate the heat of fusion of ice. तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। आप क्या करोगे? हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। चलो, वाटर कहाँ पे है देखो, तो 0.30 किलोग्राम वाटर था और 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे मैं कर दूँ MW, SW और डेल्टा TW। आइस के लिए देखो सबसे पहले वो मेल्ट होगा ना, तब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं Q, डेल्टा Q इक्वल टू M इंटू L। ये जो L है वो लेटेंट हीट है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है फ्यूज़न, इसलिए हमने नाम दिया है LF। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न प्लस उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो मास ऑफ आइस एस आइस मतलब वो तो वाटर ही रहेगा, और डेल्टा T फॉर आइस। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू क्या क्या डालनी है। तो मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 0.30 किलोग्राम मतलब 0.3, एस वाटर 4186, डेल्टा T 50 माइनस लास्ट टेम्परेचर क्या बचा था 6.7, मास ऑफ आइस 0.15, LF फाइंड करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, प्लस मास ऑफ आइस कितना लेना है यहाँ पे 0.15, और L ऑफ आइस सॉरी S ऑफ वाटर वो 4186, और डेल्टा T ऑफ आइस, आइस का टेम्परेचर है वो पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस था और अभी बन गया 6.7, तो यहाँ पे आप कर दोगे 6.7 माइनस 0। ठीक है, बस यहाँ से आपको LF मिल जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले वाटर था, फिर वो कन्वर्ट होगा, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, फिर वो कन्वर्ट होगा वाटर में, तब तक एनर्जी इतनी लगेगी, जैसे ही वाटर में कन्वर्ट हो गया एडिशनल हीट इतनी देनी पड़ेगी टू रेज इस टेम्परेचर बाय 6.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल 11.4। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 11.5। 11.5 में देखो, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलोग्राम ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस। चलो, मास कितना है 3 किलोग्राम, इनिशियल टेम्परेचर कितना है -12 डिग्री सेल्सियस, केप्ट इन कैलोरीमीटर एट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। एस आइस आपको अलग से दिया हुआ है 2100 जूल पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW आपको दिया हुआ है 4186 जूल पर केजी केल्विन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न LF आपको दिया हुआ है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मतलब जब लिक्विड टू वेपराइज फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा तब
लेटेंट हीट बनेगी 2.256 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। इतना डेटा तो आपके पास है, तब तो एकदम इजी। सबसे पहले आप करोगे टेम्परेचर चेंज -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तब जो हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको नाम दे देते हैं Q1। Q1 इक्वल टू क्या करोगे आप, M, तब S आइस आएगा और डेल्टा T आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 0 -12 टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ही, पर 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या था, आइस, टू 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, वाटर। मतलब अभी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है तो M इंटू LF, और M भी है LF भी है आपके पास, तो ये Q2 मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करोगे, तो Q3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, MS वाटर इंटू डेल्टा T फॉर वाटर, वहाँ पे 100 - 0 रखना है। और लास्ट में 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है स्टीम में। मतलब यहाँ पे आप Q4 यूज़ करोगे, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और टोटल हीट के लिए, टोटल हीट रिक्वायर्ड के लिए जितनी भी हीट रिक्वायरमेंट थी उन सभी का एडिशन कर दो। तो ऑलवेज याद रखो, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है फॉर्मूला आएगा MS डेल्टा T, जब भी स्टेट चेंज होता है तब फॉर्मूला आएगा ML। ये हो गया एग्जाम्पल 11.5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 11.8। 11.8 में देखो, अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस in 2 minutes when the room temperature is 20 degree Celsius. How long will it take to cool from 71 to 69? ठीक है, तो एकदम इजी है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें एक स्टेटमेंट मिल रहा था जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर था, मतलब डेल्टा T डिवाइड बाय टाइम टेकन स्मॉल t इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा T था। बट यहाँ पे ये दोनों डेल्टा T अलग थे। ये कौन सा डेल्टा T था समझना, जो टेम्परेचर सेकेंड का है ना T2 मतलब कौन सा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो मैं यहाँ पे T2 माइनस में क्या कर देता हूँ, एक काम करता हूँ T2 डैश कर देता हूँ, और यहाँ पे K, और ये डिफरेंस इन टेम्परेचर था T2 माइनस T1, वेर T1 क्या था, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, ठीक है। अब यहाँ पे T2 माइनस T2 डैश कितना होगा, 94 माइनस 86, और डिवाइड बाय आपको 2 मिनट दिया हुआ है, इक्वल टू K इंटू T2 मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर, अभी ये तो वेरिएबल दिया है तो दोनों का एडिशन कर दो, 94 प्लस 86 डिवाइड बाई 2 माइनस T1 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 20, ठीक है। तो ये 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 इक्वल टू K इंटू यहाँ पे 90 माइनस 20 मतलब ये बनेगा 70। तो यहाँ पे K की वैल्यू मिल गई कितनी, 4 डिवाइड बाई 70 यूनिट, ऐसा यूनिट जो भी है K का, ठीक है। अब देखो केस 2 में फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी। देखो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इस बार टेम्परेचर 69 हो रहा है 71 से, तो यहाँ पे आप करोगे 71 अपॉन 69। अभी टाइम हमें निकालना है, K की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 70, T2 माइनस T1 क्या लेना है, तो दो वैल्यू है 71 69 डिवाइड बाई 2 कर दो, और सराउंडिंग का 20 है ही।
तो ये 2 डिवाइड बाई टी इक्वल टू ये 4 डिवाइड बाई 70 इंटू ये बनेगा 50, जिसमें ये एक एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। तो t इक्वल टू क्या बनेगा 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 5। तो ये हो गया 0.7 मिनट, ये हो गया 0.7 मिनट। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई किसी को डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।